हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर की जो क्रैक कोर्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज उसी के सीरीज में हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा पोर्शन करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी ये, तो शुरू से एंड तक देखेंगे और इसको नोट डाउन भी करेंगे। अपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, तैयार हो जाइए, शुरू करेंगे इस वीडियो को अब। चैप्टर नंबर 3 है हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ हम पढ़ चुके हैं पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा था। वहाँ पे हमने प्रेशर एंड इस मेजरमेंट पढ़ा था। जो हमने वहाँ पे टॉपिक कवर कर लिए थे वो ठीक है। जो छूट गया है उसमें का, वो मैं आगे जैसे जैसे टॉपिक आते रहेंगे, चैप्टर आते रहेंगे, उसमें कवर हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहेंगे। पूरा सिलेबस जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, आयोग द्वारा जो दिया हुआ है, वो मैं सारा चीज़ कवर कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। ठीक है, शेयर भी करते रहें, जिससे कि फैमिली बड़ी होती रहे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है या फिर अगर हम बात करें टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। ठीक है, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट यहाँ लिख लिया, अपने हैंड रिटन बना लिया है, जो कि कम समय में वो आपको अधिक से अधिक ज्ञान मिल जाए उसमें। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे सरफेसेस के कोई ऐसे पोजीशन पे सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। ठीक है, लिक्विड के अंदर कोई भी अगर सरफेस या सेक्शन लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, मतलब डूबा हुआ है, तो उस दौरान सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे वेरी करती है और क्या होता है अलग अलग शेप पर। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड सरफेस। अगर कोई भी सरफेस है और वो किसके अंदर डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड मतलब होता है डूबना, तो डूबा हुआ है तो उस पर कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, और उसके सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे एक्ट करेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहला नंबर है हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन से हम अगर हम मेजर करेंगे। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक फिगर देख लेते हैं। ये है, देखिए, कोई भी चीज़ हम मेजर करेंगे वो फ्री सरफेस से मेजर करते हैं। ये जो हमारा वर्टिकल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम बोलेंगे फ्री सरफेस। ठीक है, और इसका जो कोई भी हम लिक्विड है, यहाँ पे जो हम सेक्शन देख रहे हैं, सेक्शन एक रेक्टेंगुलर शेप बना रहा है। ठीक है, एक बेसिक सा शेप है, रेक्टेंगुलर प्लेट बना रहा है। ठीक है, जिसका जो डेप्थ है वो बी है, और जो जो जिसका विड्थ जो है वो बी है, और डेप्थ क्या है उसका डी है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है और आपने पढ़ा भी होगा अपने कोर्सेस में, कि जो रेक्टेंगुलर का जो सी जी होता है, वो क्या होता है, H/2 या D/2 पे एक्ट करता है। ठीक है, मतलब सेंटर पे एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे एक्ट करेगा, ऐसे अगर हम बात करें, ये ऐसे एक्ट करेगा, कहीं यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ये वर्टिकल लाइन खींच के यहाँ पे एक जी दे दिया। जी क्या है हमारा, सेंटर ऑफ पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सॉरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जो सीपी है हमारा, सेंटर ऑफ प्रेशर है। ठीक है, इसी तरह एच बार क्या है, एच बार क्या है हमारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके फ्री सरफेस तक की वर्टिकल दूरी है। और एच स्टार क्या है हमारा, सेंटर ऑफ प्रेशर से लेके फ्री सरफेस तक की दूरी है। तो इन्हीं एच की और इसकी वैल्यू हमको पता लगानी है अलग अलग पोजीशन पे। तो तीन ही पोजीशन हो सकते हैं हमारे, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, और दूसरा तीसरा लास्ट वन क्या हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है। तो इन्हीं तीनों में से एक पेपर में आता है, और मोस्ट प्रोबेबली चांस इन दोनों में से होता है कि इन दोनों में से एक पेपर आता है, डायरेक्ट ये वाली ही चीज़ लिखी रहती है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन की, तो उसके लिए जो फोर्स होता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो रो जी ए एच होता है। रो जी ए एच मतलब, रो जी क्या है हमारा, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, ए क्या है एरिया है हमारा, एच जो है वो मैंने अभी एच बार है, ये याद रखिएगा, एच बार ऊपर ये डंडा है मतलब बार है, तो वो बार क्या है हमारा, डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सी जी टू फ्री सरफेस। ठीक है, तो ये मतलब जो फोर्स होगा वो तीनों ही पोजीशन के लिए सेम होगा। तो वो क्या होगा, रो जी ए एच। रो जी को कई जगह वो डब्ल्यू भी लिखते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, रो जी, और ये डब्ल्यू क्या है हमारा, रो स्पेसिफिक वेट है। ठीक है, स्पेसिफिक वेट है, ये हमें भूलना नहीं है। ठीक है, तो फोर्स तो नहीं पूछता है क्योंकि तीनों के लिए इक्वल होता है, इसलिए फोर्स बार बार क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, हालांकि पूछा गया है कई बार। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज वो पूछता है पेपर में, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए वो सेंटर ऑफ प्रेशर पूछता है सबके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए, इंक्लाइन के लिए। ठीक है, तो ये चार्ट आप प्रॉपर बनाएंगे अपने में। आप यहाँ से देखे होंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, उसके लिए जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो क्या होगा, इक्वल होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। जो हाइट है दोनों, ये हाइट इक्वल होंगी, इक्वल हाइट होंगी। ठीक है, दोनों की हाइट इक्वल होगी किस के जी, आप यहाँ से भी आप देखिए, अगर मैं इसको, अभी ये इंक्लाइंड है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, एक हॉरिजॉन्टल
सेक्शन में कर दूं ऐसे, तो देखिए दोनों की हाइट इक्वल हो जाएगी ना इक्वल, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इक्वल हो गई है, इक्वल रहेगा। अगर वर्टिकल पोजीशन है, मान लीजिए ये इंक्लाइन पोजीशन अभी मैंने दिखाया हुआ, अगर ये वर्टिकल कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तब हमारा जो ये होगा एच स्टार होगा, मतलब एच स्टार क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर से फ्री सरफेस तक की जो दूरी है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस की दूरी में जो संबंध होगा वो ये होगा, एच स्टार इक्वल टू एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच। यहाँ आई जी मैं बता चुका हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, एरिया या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी माफ कीजिएगा, आई जी क्या है हमारा, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, ठीक है, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, अभी हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है, आई जी, और ए मैंने बता चुका एरिया है आपका, और एच बार तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको क्या है, तो यहाँ से फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ मतलब अगर आपको हॉरिजॉन्टल वाला याद है, तो उसमें क्या प्लस और क्या करना है, आई जी अपॉन ए एच, आई जी अपॉन ए एच और करना है वर्टिकल पोजीशन के लिए। और इंक्लाइंड पोजीशन है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस पोजीशन के लिए जो एच स्टार होगा वो एच बार प्लस ये वाला पोर्शन और रहेगा, और उसके साथ साइन स्क्वायर थीटा और आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और आ जाएगा, ठीक है, तो ये पेपर में कई बार ये दो ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दो को आप या तो ये वर्टिकल, ये बीच वाला याद रखिए, उससे याद रखिए कि हॉरिजॉन्टल होगा तो मुझे ये हटा देना है, और इंक्लाइंड होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा और लिख देना है, तीनों का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं कुछ नोटेशन जो हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। ए से मैंने अभी बताया आपको एरिया ऑफ द फ्री सरफेस, ठीक है, फिर आई जी बता दिया एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, एच बार मैंने बता दिया वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सी जी, डब्ल्यू मैंने बता दिया स्पेसिफिक वेट जो कि रो जी के बराबर होता है फॉर्मूला, ठीक है, और जो एंगल है, एंगल एट विच द सरफेस इज इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो सरफेस है कितने एंगल पे ये हॉरिजॉन्टल फ्री सरफेस है, इससे जो हमारा प्लेन है कैसे इंक्लाइंड है, इसके बीच का जो थीटा, यही एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ हमने सेक्शन पढ़ा था एक रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर सेक्शन हमने देखा, ठीक है, इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो सॉरी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, बी डी क्यूब अपॉन 12, ये हमने जनरली पढ़ रखा है। और सर्कुलर सेक्शन के लिए जो आई जी की वैल्यू होती है पाई बाई 64 डी की पावर 4, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है इसको, हालांकि मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पूरा टेबल के साथ बताऊंगा, ठीक है, अलग अलग सेक्शन में, जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे या अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसके में भी ये आएंगे, तो अभी यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, सर्कुलर सेक्शन के लिए आई जी की वैल्यू ये होती है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बी डी क्यूब अपॉन 12 होती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर सेक्शन के साथ कैसे वेरी करता है या उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो पहला सरफेस हमारा आता है रेक्टेंगुलर, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है, मतलब आयताकार, आयताकार में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सी जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सी पी मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, एच बार से वहाँ भी दिखा रहा था हाइट, और ये क्या है एच स्टार से वहाँ भी हाइट दिखा रहा था, ठीक है। तो ये कई बार पेपर में आता है, जो जो शेप का पेपर में आया है मैंने उसका सबका लिख दिया है यहाँ पे, तो ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है मैंने अभी ऊपर बताया, जस्ट सेंटर पे फाउल करता है, मतलब एच बाई टू पे, अगर इसका हाइट एच है तो एच बाई टू पे एक्ट करेगा, ठीक है, और जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है 2h/3 पे एक्ट करता है, ठीक है, इतना इतना इसका हाइट होगा, वर्टिकल हाइट, ठीक है। अब हम बात है ट्राइंगल, ट्राइंगल अगर इस शेप में है, ठीक है, ट्राइंगल अगर इस शेप में है तो सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाता है 2h/3, मतलब ये वाला इधर कर दीजिए, ठीक है, और फिर उसमें अगला क्या हो जाएगा 3h/4 क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाएगा हमारा ये। अगर ट्राइंगल हमारा इस शेप में है, इस शेप में दिखा रहा है मतलब, तो h/3 पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और सेंटर ऑफ प्रेशर h/2 पे होगा, h क्या है यहाँ पे, हाइट है, ठीक है, हाइट, हाइट ऑफ ट्राइंगल। सेम अगला देखिए आप, सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन मतलब सर्किल है कोई, ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा सिंपल सी बात है डी पे एक्ट करता है, d/2 पे, मतलब अगर ये डायमीटर d है तो d/2 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा, और सेंटर ऑफ प्रेशर होगा 5d/8 पर, 5d/8 पर। अब आता है सेमी सर्किल, मतलब आधा सर्किल होगा, तो आधा सर्किल होगा तो क्या होगा, 2d/2 पाई पे एक्ट करेगा, 2d/2 पाई, यहाँ से हालांकि हम इसको काट भी सकते हैं, ठीक है, तो 2d/2 पाई
हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और 3πd/32 हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैराबोला का। पैराबोला अगर है और पैराबोला इस शेप में है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3h/5 पे एक्ट करेगा और 5h/7 पे एक्ट करेगा हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, इतने हाइट पर। और जब पैराबोला, हमारा पैराबोला की हिंदी होती है परवलय आकार, हाँ परवलय। ठीक है, तो इस पे अगर ऐसा शेप का है परवलय, तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा 2h/5, और ये होगा हमारा 4h/7। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इतनी वैल्यू हमको याद कैसे होगी। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जिसको आपको याद रखना है। वो पहला तो है हमारा, पहला हमारा होगा ये दोनों, इस पे स्टार बना लीजिए रेक्टेंगुलर पे, और ये ट्राइंगुलर पे। ठीक है, और एक सर्किल का आपको याद रखना पड़ेगा, सर्किल का। ठीक है, तीन यहाँ से याद रखना है। चौथा मैं आपको बता दूं, कभी कभी कोन का पूछता है, कोन मतलब शंकु का, जो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, अभी मैं भूल गया मेंशन करना। उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो फाउल करता है 3/4 h पे, 3/4 h पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाउल करेगा। ठीक है, सी जी कहाँ पे होगा उसका, कोन का, शंकु का सी जी जो होगा, शंकु अगर सॉलिड शंकु ऐसे होता है ना, सॉलिड शंकु, ये ठीक है, कुल्फी के जैसा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 h पे एक्ट करता है। ठीक है, अब इसको याद करने का कुछ तरीका मैं बता देता हूँ आपको कैसे याद होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको रेक्टेंगुलर और सर्किल का याद होना है। डी का मतलब उनकी, अगर सर्किल है तो डाया होगा तो डाया का आधे पे एक्ट करेगा, और रेक्टेंगुलर होगा तो उसके हाइट के आधे पे एक्ट करेगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ प्रेशर 2/h पे। अगर आप ऐसे ये सीरीज याद रख सकते हैं कि ट्राइंगल था, फिर सॉरी रेक्टेंगल था, ट्राइंगल था, फिर सर्किल था, तो आप इसको याद रख सकते हैं कैसे, h/2, 2h/3। अब ये 2h/3 इधर आ जाता है, और फिर यहाँ पे एक और बढ़ाते हैं, दो की जगह एक और बढ़ा देते हैं, तीन की जगह एक और बढ़ा देते हैं, तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाता है रेक्टेंगल का। ठीक है, अब इसी तरह देखेंगे h/3 यहाँ पे है, h/3 तो एक कम हो जाता है यहाँ पे, h/2 हो जाता है। ठीक है, ऐसे अपने दिमाग से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये पैराबोला का भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद हो जाएगा। देखिए 3h/5 से स्टार्ट होगा, 3h/5 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे देखिए 5h/7। ये अगर ये वैल्यू आपको याद रहती है तो इसमें एक एक कम हो रहा है। देखिए कैसे, 3 का एक कम हो गया 2h/5, और यहाँ पे 5 का एक कम हो गया 4h/7। तो आप ऐसे वैल्यू याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो तीन चीज़ें बताई आपको, तीन वैल्यू याद होनी चाहिए। एक तो कोन का याद होना चाहिए आपको, एक आपको सर्किल का याद होना चाहिए, और एक आपको याद होना चाहिए ट्राइंगल का, और एक याद होना चाहिए रेक्टेंगल का। अगर ये चार याद है तो सफिशियंट है आपके लिए। हालांकि मैंने दो तीन और मेंशन किए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको याद होंगी। कुछ वैल्यू मुझे आपको बताना था अलग से, वो मैंने अलग से टेबल बना के आपको बता दिया। इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो टॉपिक मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। जैसे ही आधा हाइड्रोलिक मशीन का सिलेबस खत्म होगा या कंप्लीट होगा, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, 100 या 200 एमसीक्यू कर लेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बार बार एग्जाम में आए हुए होंगे वो। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो छोटी सी बना रखी है, कंप्लीट वीडियो देखेंगे और शेयर करेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।